नमल अस्कलम निमरा अहमद। हर शय की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बेजा हिमायत ने उसको इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। कॉलर झटक कर कोट पहना, तनफ्फुर भरी निगाह आईने में पीछे नजर आती जवाहरात पर डाली और फिर बाहर निकल गए। वो वहीं बैठी कलपती रह गई। लाउंज में वो लम्हे भर को रुके। नौशेरवान सीढ़ियों के वक्त में खड़ा था, खामोश, फिक्रमंद सा। औरंगजेब ने उस पर निगाह डाली और इतनी जल्दी पलटाई जैसे कोई नागवार नजारा सामने हो। मुड़े, मैरी को आवाज दी और वापस कमरे में चले गए। फियोना जल्दी से पानी रखकर मैरी को बुलाने भागी। शेरू वहीं जीने पर बैठ गया। गर्दन झुका ली। न पैसे हाथ में रहे न रिश्ते। कितने दिन तक यूं ही बैठे रहोगे? शहरीन सरसरी सब पूछती, हाथ में कटे सेबों की प्लेट पकड़े उसके साथ जीने पर बैठी तो वो चौंका, फिर दोबारा सर झुका लिया। जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देते तो तुम उनसे माफी मांग लो ना, सिंपल। मुलाजमों की जुबानी वो सब सुन चुकी थी। कितनी दफा मांग चुका हूँ, मगर जवाब में चीख चिल्ला कर मुझे दफान कर देते हैं। और हाशिम, उसने प्लेट से फल का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे और तुमने इसीलिए उसे एक दफा भी मुखातिब नहीं किया। खाओगे? साथ ही प्लेट बढ़ाई। नौशेरवा ने बेदिली से मुंह फेर लिया। अलबत्ता अब शहरीन से पहले की तरह बेजार नहीं रहता था। सिर्फ वही थी जिसने सारा किस्सा सुनने के बाद उससे हमदर्दी जिताई थी और कहा था, भाई तुमने लालच में तो नहीं किया ना, एक एडवेंचर ही था, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। अब भी वो कंधे उचकाकर कह रही थी, ज्यों करो, ऊपर जाओ और हाशिम से माफी मांग लो, बात खत्म। उसको सिर्फ तुम्हारी माफी का इंतजार है। वाकई? उसने बेचैनी से शहरीन को देखा। थप्पड़ फिर से याद आया। पे इख्तियार गाल पर हाथ रखा। हाँ ना, वो तुमसे कभी खफा नहीं हो सकता। मुझे अपना फोन देते जाओ। क्यों? वो फोन देते देते रुका। शहरीन ने मोबाइल उसके हाथ से उचक लिया। वक्त जाया मत करो, वो ऑफिस के लिए निकल ही ना जाए। अच्छा। वो फौरन ऊपर आया। थोड़ी देर उसके कमरे के बाहर रुका रहा। पीछे सीढ़ियों पर बैठी शहरीन ने इसके मोबाइल से शादी का नंबर निकाला और अपने पर मुंतकिल किया। शेरू ने बगैर खटखटाए दरवाजा खोला। हाशिम ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा था। कोट अभी स्टैंड पर था और कफलिंग पहन रहा था। आहट पे गर्दन मोड़ी उसे देखा और वापस कफलिंग पहनने लगा। आओ शेरू। अंदाज नॉर्मल था, ना गुस्सा ना प्यार। वो सर झुकाए लप काटता कदम चलता करीब आया। ये उस दिन के बाद दोनों की पहली बातचीत थी। ये सोशल बाइकआउट उसके लिए बहुत संगीन साबित हुआ था। भाई अभी तक नाराज है मुझसे? निगाह उठाने की हिम्मत नहीं हुई। हाशिम ने टाई गर्दन में डाली और आईने में देखते उसको गिरह लगाने लगा। क्या मैं इसे माजर समझूं? नौशेरवा ने बेचैनी से चेहरा उठाया। आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। मैं माजरत कबूल करता हूँ, भूल जाओ सब। टाई की गिरा बांधते हुए भी वो नहीं मुस्कुराया। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? नहीं। उसने नाट कसी। कॉलर सीधे किए, स्टैंड से कोट उठाया और मुड़कर शेरू को संजीदा नजरों से देखा। नाराज नहीं हूँ, हैरान हूँ। इस पे नहीं कि मैं बेवकूफ कैसे बना। एतबार करने वाले धोखा खा ही जाते हैं। इस पे भी नहीं कि तुम एक क्रिमिनल जहन रखते हो, बल्कि सिर्फ इस पे कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। एडवेंचर करना चाह रहा था बस। नौशेरवा ने शर्मिंदगी और खफत से गर्दन झुका ली। हाशिम ने कोट पहना और उसे देखते हुए बटन बंद किया। तुम शेरू, मेरी एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारा भाई तुम्हारे सब मामले संभाल सकता है। उसके कांधे पर सख्ती से हाथ जमाया तो नौशेरवा ने शर्मिंदा चेहरा उठाया। तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे पास आओगे। तुम्हें लड़की चाहिए तो तुम मेरे पास आओगे। तुम्हें किसी की जान चाहिए तब भी तुम मेरे पास आओगे, मगर तुम खुद कुछ नहीं करोगे, कभी भी नहीं, समझे? उसने अस्पात में गर्दन हिलाई और फिर कदरे झिझका। वो जो कहा था आपने, काश वो सादी आपका भाई होता। वो एक अच्छा लड़का है, रिश्तों का पास करना जानता है। वो हमारा तीसरा भाई होता तो मुझे खुशी होती, मगर वो नहीं है।
औरंगजेब कारदार के सिर्फ 2 ही बेटे हैं, मैं और तुम। तुम्हारी नजर में मेरी कितनी अहमियत है मुझे वाकई नहीं मालूम, मगर मेरे लिए तुम और सोनिया बराबर हो। आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना एहतराम करता हूँ आपका। नहीं, मुझे नहीं पता। परफ्यूम खुद पर छिड़कते संजीदगी से कंधे उचकाए शेरू रूहान सा हो गया। ये सच है, फिर इसे साबित करो, क्योंकि मुझे दोबारा से तुम्हारे तखरीबी जहन पर एतबार करने में वक्त लगेगा। उसके कंधे को थपथपा कर वो मोबाइल उठाता बाहर निकल गया। वो अब भी नहीं मुस्कुराया। नौशेरवा परेशान सा वहीं खड़ा रह गया। शेरिन अब सीढ़ियों के वस्त में खड़ी थी। उसे आता देख कर रास्ता दिया। हाशिम चंद दिने उतरा, फिर उसके करीब रुका। कुछ कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, दोपहर में ऑफिस आ जाना। मैं खुला ले रही हूँ, तलाक नहीं। चाहो तो ये लंबी चौड़ी रकम और मरात ना भी दो, जरूरत नहीं मुझे तुम्हारे पैसे की। वो बातें मत कहो जिनका मतलब तुम खुद भी नहीं जानती। जो दे रहा हूँ अपनी बेटी के लिए दे रहा हूँ, माँ से अलग नहीं कर सकता उसको। अब हटो सामने से। वो मजीद सिरकी और हाशिम नीचे उतर गया। वो तिलमिलाते हुए उसे जाता देखती रही। आंखों में शदीद बुग़्ज़ और बेबसी थी। वो माँ बाप के कमरे के सामने रुका तो जवाहिरात हनूस काउच पर बैठी कलस रही थी और ड्रेसर मिरर के सामने खड़े औरंगजेब मैरी अंजीलो को हिदायत दे रहे थे। वो चौखट में आ रुका। मैं अलीशा की फीस पे कर रहा हूँ, किसी को एतराज हो तब भी मुझे कुछ कहने की जहमत ना करे। मेरा दिमाग आजकल बहुत घुमा हुआ है। इतला दी उसी संजीदा चेहरे के साथ मुड़ गया। जवाहरात तिलमिलाकर उठी। औरंगजेब ने उसे बरहमी से पुकारा, मगर वो बाहर जा चुका था। वो दोनों बेबसी से एक दूसरे को देखकर रह गए। बाहर धुंध अभी तक छाई थी। वो बरामदे तक पहुंचा जब खावत तेजी से करीब आता दिखाई दिया। वो फिक्रमंद लग रहा था। सादी यूसुफ ने आपके किए वकील को फायर कर दिया है, मालूम है। आप इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? फिक्र की क्या बात? वो उल्टा हैरान हुआ। लोग वकील बदलते रहते हैं, अगला भी हमारा ही होगा। नहीं तो जज तो हमारा है ही ना। मगर मुझे परेशानी है, उन लोगों को वो ऑडियो कहाँ से मिली? कौन सी ऑडियो? वो ठुठक कर रुका। खाबा ने महमूद साहब से जो सुना था बता दिया। हाँ, तुम्हारे ऐसे काम कर सकती है, वो कह रहा है तो ऐसा ही होगा। वो कार की तरफ जा रहा था। खाबर तेजी से उसके पीछे लपका। क्या वाकई ऐसा ही है? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। हाशिम रुककर उसे देखने लगा। आपने उसे और उसकी बहन को उस रात अपना लैपटॉप दिया था, कहीं उसने वो आपके पास से तो नहीं निकाली? ऐसा कुछ नहीं है। वो बेजार हुआ। वो ऑडियो मेरे सेफ में है, मैंने 2 दिन पहले ही देखी है। लैपटॉप में मेरे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर लॉक है। वो दोनों इतने भी स्मार्ट नहीं कि हर चीज खोल लें। और साथ ही झूठ नहीं बोलता, जो कह रहा है वही होगा। मगर जज हमारा है, फिर क्या मसला है? सर आप ओवर कॉन्फिडेंस। वो कहते कहते रुका। हाशिम ने एक सख्त काटदार नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गया। खावर ने बेचैनी से थोड़ी खुजाई। बज़ाहिर हाशिम ठीक कह रहा था, मगर फिर भी उसे ये लड़का कुछ गड़बड़ लग रहा था। खैर, हाशिम सादी को ज्यादा बेहतर तौर पे जानता था। यकीनन वो सर झटकता आगे बढ़ गया। टूटे हुए मकान है मगर चांद से मकीन, इस शहरे आरज़ू में एक ऐसी गली भी है। वो एक अफ्तर सा ऑफिस था। फाइलों के ढेर, बेतरतीब किताबों से भरे रैक और मेज पर बिखरा इतना कुछ कि इस सारे में वो कुर्सी पे बैठा सादी बेबसी महसूस कर रहा था। उसके मुकाबिल ऑफिस के मालिक की कुर्सी पे मौजूद उधेड़ उमर साहब नीचे झुके दराज से कुछ निकाल रहे थे। दफातन वो सीधे हुए और उड़े उड़े खिचड़ी बाल, मोटी ऐनक और शरीफ चेहरे वाले इंसान थे। वो सादी को उन पर तरस, खुद पे रहम और जुमर पर गुस्सा आया जिसने उसे यहाँ भेजा था। सीधे होते ही उन्होंने कुछ फाइल्स थप से मेज पर रखी। नतीजतन ऊपर तले रखी स्याह किताबें धड़ाम से सादी की तरफ लुढ़की। वो खनट खाकर पीछे हुआ। एक मोटी किताब पैर पर जा लगी, बाकी 2 घुटनों पर। आउच, लगी तो नहीं? उन्होंने नाक पर ऐनक धकेलते पूछा। बिल्कुल नहीं जी। दिल में सोचा मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ। फिर झुककर उनको समेटने लगा। फिर मेज पर रखी उसी बेचारगी से खिलजी साहब को देखा। सर आप बेशक अभी अपना काम कर लें, मैं फिर आ जाऊंगा। वो कुर्सी के किनारे पर आगे को हो गया, भागने को तैयार। नहीं नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ।
उन्होंने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। केस भी देख लिया था मैंने। तो फिर आप ये केस लेंगे? बेतवज्जी से पूछते पीछे खड़ी अलमारी पर निगाह डाली। शीशे की दराजों के पीछे किताबें और फाइलें भरी थी। ऊपर तले उड़से कागज, बेतरतीबी। देखो बेटे, फारूक कासी जैसे बंदे का दिफा करना आसान नहीं। खैर, आप रहने दें, मैं कहीं और चला जाऊंगा। वो शुक्रिया कहता जल्दी से उठा। बस भागने की देर थी। ये इतना भी मुरब्बत में बैठ गया था। वो उस आदमी की तो ऐनक गुम हो जाए, ये ना ढूंढ सके। फारस को क्या खाक रिहा करवाएगा? मुझे पता है फारूक काजी का दिफा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं वो कातिल है। तो नहीं, मेरा ख्याल है वो बेगुनाह है। वो जो बस मुड़ने ही वाला था, एकदम ठहर कर उन्हें देखने लगा। जी हाँ ना, गुनाहगार का दिफा करना ज्यादा आसान है, मगर बेगुनाह का केस सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक मासूम आदमी का तुम दिफा ना कर सके और वो जेल चला गया तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। वो आहिस्ता से दोबारा बैठा, आगे को झुककर हैरत और उलझन से उनको देखने लगा। आपको लगता है वो बेगुनाह है? बावजूद प्रोसिक्यूटर जुमर के बयान के? प्रोसिक्यूटर जुमर साहबा ने तो ये बयान देना ही था। वो सरकार बनाम सज्जाद राव की प्रोसिक्यूटर जो रही हैं। वैसे मुझे बड़ी हैरत है, तुम्हारे पिछले वकील ने इस केस का जिक्र नहीं किया। अभी अभी निकाले फाइज के गुट्ठे को उसकी तरफ धकेला। इससे कबल के किताबें दोबारा गिरती। सादी ने जल्दी से उसे वापस पुश किया। अलबत्ता वो उनके चेहरे से अपनी बेचैन नजरें नहीं हटा पा रहा था। ये कौन सा केस था? ये वारिस काजी कत्ल केस से कोई 5 माह पहले खत्म हुआ था। मैं इसमें डिफेंस अटॉर्नी था और जुमर साहबा प्रोसिक्यूटर। एक आदमी ने अपनी बीवी पर गोली चलाई, मगर ऐसा करने से कबल उसके सामने एतराफ किया, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का, उसके साथ मजीद कुछ ज्यादतियां करने का। किस्मत से बीवी बच गई और उसने पुलिस को बता दिया। 7 माह जुमर लगी रही। ये उनका पहला केस था। रेपो भी बनानी थी। बहरहाल फैसला उन्हीं के हक में गया। मेरा ख्याल है जिसने भी फारस के भाई और बीवी का कत्ल किया है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस पर गहरी निगाह होगी। उसे मालूम होगा कि इंसान अपनी जुबान से कई बात में सबसे अच्छा फंसता है। प्रोसिक्यूटर साहबा वैसे बहुत समझदार खातून है, लेकिन वो यहाँ मार खा गई, क्योंकि वो इसी तरह का एक केस प्रोसिक्यूट कर चुकी हैं। यानी जुमर अपने हमला आवर की कॉल पे इसलिए यकीन कर रही हैं क्योंकि वो आखिरी मिनट के एतराफ के ऐसे ही एक केस को ले चुकी हैं। उनके नजदीक ये मुमकिन है कि कोई ऐसा करे। एकदम उसे महसूस हुआ जुमर ने उसे सही बंदे के पास भेजा है। इनके पहले तासुर पर मत जाना। उसे जुमर का जुमला याद आया। बिल्कुल, वैसे ये लोग करते भी हैं। कत्ल बड़ा बोझ होता है, उन्हें किसी से तो बांटना होता है। बहुत से केसेस देखने हैं मैंने, जहां लोग किसी को मारने से पहले अपने पिछले गुनाहों का एतराफ कर लेते हैं। मुझे पता है ये सब किसने करवाया है। वो एकदम जोश में बोलने लगा तो उन्होंने हाथ उठाकर रोका। वो बेइख्तियार रुक गया। क्या वो लोग ताकतवर हैं? बहुत ज्यादा। उसके गले में कुछ अटका। और क्या वो तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता है कि वही असल कातिल है? नहीं। तो फिर अपना मुंह सी लो। जी? वो दम बखुद रह गया। देखो बच्चे, तुम एक बार असल आदमी को इसमें नहीं घसीट सकते। ऐसा करोगे तो वो फारिस को जेल में खत्म करा देंगे और तुम्हें जेल से बाहर। तुम जिसको भी उनके नाम बताओगे उनकी जिंदगी भी खतरे में डालोगे। तुम उनको गुनाहगार साबित मत करो, सिर्फ फारिस को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करो। एक दफा वो बाहर आ जाए, फिर जो करना हो कर लेना। बहुत कुछ सुनना कहना चाहता था, मगर सर खुद ब खुद असबात में हिल गया। बात गलत नहीं थी। क्या हम उनको रिहा करवा लेंगे? अगर जज ईमानदार हुआ तो हाँ। और इतने दिनों में ये पहली उम्मीद की किरण थी जो उसे नजर आई थी। अंधेरी रात का पहला तारा जो सूरज निकलने की नवीद होता है। हाँ, कभी तो सुबह हो ही की। वो खुद को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जिसको देखो उसके चेहरे पे लकीरें सोच की, जैसे हो जाए मुकद्दर किसी शय का मुकद्दर हो सोचना। कादी कोर्ट से वापस अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था जब किसी अजनबी नंबर से फोन आने लगा।
उसने ड्राइव करते हुए कॉल ले ली। सादी, जी कौन? शहरीन बोल रही हूँ। उसने मोबाइल कान से हटाकर उसे गौर से घूरा। कहिए, कैसे फोन किया मिसेस कारदार? क्या हम मिल सकते हैं किसी ऐसी जगह जहां मेरे और तुम्हारे घर वालों को इल्म ना हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है मैं 23 साल का हूँ और आप कम से कम मुझसे 12 साल बड़ी हैं। तो ओह शट अप, मुझे तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाना। तुमसे एक काम है, मगर हाशिम को पता ना चले। ठीक है, पता टेक्स्ट करता हूँ, दोपहर में आ जाइएगा। अपनी हैरत छुपाते हुए उसने फोन कान से हटाया। अरसा पहले शहरीन ने उससे सुलह कर ली थी। उसको तब से मालूम था कि एक दिन ये लड़का उसके काम आएगा और वो दिन अब आन पहुंचा था। जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने है भड़काई उस आग को ठंडा कौन करे? कुछ देर बाद वो सारा के ऑफिस में मौजूद था। वो कुर्सी पे बुर्जुमान हाथ में पकड़े कागज को पढ़ रही थी। फिर चेहरा उठाया और तहम्मुल से उसे देखा। ये तुम्हारी उस हफ्ते में ली जाने वाली दूसरी लीव है। अगर मैं ये दे दूं तो ऑफिस के बाकी लोग क्या ख्याल करेंगे? मुझे फारस मामू के केस के लिए कुछ अहम काम करने हैं। वो काम इतवार को नहीं हो सकते क्या? सादी ने मासूमियत से सर नफी में हिलाया। इतवार को पाकिस्तान में छुट्टी होती है। सारा ने समझने वाले अंदाज में उसे घूरा, फिर कुर्सी की सिमत इशारा किया तो वो बैठ गया। तुम्हें इतने अहम इदारे में बतौर एक साइंसदान काम करते हुए अपनी डिग्री की वजह से, मगर यहाँ सब जानते हैं कि तुम मेरे भांजे हो। अगर इसी तरह मैं तुम्हें फेवर देने लगी तो तुम यहाँ अपनी इज्जत खो दोगे। पहली तासुर दायमी होता है सादी, मगर सच नहीं होता। वो उदासी से मुस्कुराया। खैर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बस आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। तनबीही नजरों से उसे देखकर सारा ने दरखास्त पर दस्तखत किए और फिर कागज उसकी तरफ बढ़ाया। आप कैसी हैं? बहुत दिन से काम के अलावा आपसे कोई बात ही ना हो सकी। उसने देखा सारा के चेहरे पर मलाल भरी मुस्कुराहट बिखर गई। नीली आंखें और नरम चेहरे वाली सारा अब भी पहले ही की तरह लगती थी, मगर बस अब लगती थी एक थकान, उदासी, ना उम्मीदी उसकी आंखों में आकर ठहर सी गई थी। अल्लाह का शुक्र है मैं, अम्मी, बच्चियां, हम सब एक दूसरे को संभाले हुए हैं। जरा तवक्कुफ किया, फिर पूछा, फारस कैसा है? बेगुनाह आदमी कैद में रहकर कैसा हो सकता है? बस गम और गुस्से से निढाल, मगर हम उन्हें जल्द रिहा करवा लेंगे और असल कातिल को सजा जरूर दिलवाएंगे। इससे क्या होगा सादी? वारिस वापस तो नहीं आएगा? और वो उसके इसी एक फिक्रे का इंतजार कर रहा था कि एडवोकेट खिलजी से मुलाकात के बाद उसको इस सवाल का जवाब मिल गया था। हम कातिल को सजा मकतूल को वापस लाने के लिए नहीं देते, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि वो किसी और को कत्ल ना करे। कसास में जिंदगी होती है, मकतूल की नहीं बल्कि किसी और की, आपकी, आपके बच्चों की, फारस गाजी की, या शायद मेरी अपनी। अब के सारा ने आंखें सुकेड़ कर गौर से उसे देखा। कुर्सी पर पीछे को हुई, हाथों में कलम घुमाते हुए कुछ सोचा। तुम्हारा अंदाज पुलिसरार होता जा रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जाऊं? वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। ये आखिरी दफा है सादी यूसुफ खान, उसने दरखास्त की तरफ खफगी से इशारा किया। जी जी बिल्कुल, इस हफ्ते में ये आखिरी दफा। कागज उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। सारा ना चाहते हुए भी हंस पड़ी और फिर से झटक कर कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो जिस वक्त वहां से निकल रहा था, इसी शहर में कई मील दूर हाशिम अपने ऑफिस में मौजूद फोन पर कह रहा था, कैसी हो बच्चे? तुम्हारा फिर से शुक्रिया। अपने लाउंज में सोफे के साथ खड़ी लैंडलाइन रिसीवर कान से लगाए हन्ना उदासी से मुस्कुराई। इट्स ओके हाशिम भाई। वैसे शेरू भाई ने वो वीडियो शूट कहाँ की थी? उसका एक कॉटेज है अयूबिया में, वहीं पे। खैर, फारिस का केस कैसा जा रहा है? उस ऑडियो से कोई फर्क पड़ा या नहीं? भाई कह तो रहा था फर्क पड़ेगा। वैसे वो कहाँ से मिली ऑडियो? बजाहिर सरसरी सा पूछा। जुमर पुप्पो ने निकलवा कर दी थी, मगर ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं, ये फैमिली सीक्रेट है। उससे मध्यम सा कहा। वही जो भाई ने बताया था।
زمر پھپھو کو بھی نہیں بتائیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ اس یقین دہانی پر وہ مسکرائی۔ ہاشم بھائی آپ بہت اچھے ہیں۔ معلوم نہیں، خیر تمہیں ایک کام کہا تھا۔ حنین کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں گہرا کرب چھانے لگا۔ علیشا کو؟ اور جو سنا تھا بتاتی گئی۔ وہ دوسری جانب سے بالکل خاموشی سے سنتا گیا، یہاں تک کہ حنین کو لگا وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ہاشم بھائی کچھ تو بولیں۔ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ حنا کا دل ڈوبنے لگا، جیسے نیلے پانیوں میں بحری جہاز ڈوب جاتا ہے۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو افسوس ہے؟ کہ آپ کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے؟ اس کی آواز بھر آ گئی، مگر ہاشم نے فون رکھ دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ حنا کے لیے ایفل ٹاور بن گیا، کیونکہ اس نے چند منٹ انتظار کیا کہ وہ کال بیک کرے گا، مگر نہیں، کوئی کال نہیں آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب اگلے 1.5 سال وہ اس سے سوائے دور دور سے خاندانی تقاریب پہ ملنے کے بالکل نہیں مل پائے گی، اور یہ بھی کہ وہ دوبارہ ہاشم سے فون پر 1.5 سال کے بعد تب بات کرے گی جب وہ امتحانی مرکز میں چیٹنگ کرتی پکڑی جائے گی۔ اگر ہم سب کہان ہوتے تو زندگی کا سارا تھرل ہی ختم ہو جاتا۔ خود کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں یار لوگ، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں ہے کوئی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر سے قدرے فاصلے پر مین روڈ پہ موجود شاپ اس وقت ریونیشن کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اندر مستری مزدور لگے تھے، پینٹ کی مہک، لکڑی اور سیمنٹ کا جا بجا بکھرا ہوا سامان، چیزوں کی اٹک بٹک۔ ندرت اس شاپ کو چھوٹا سا ریسٹورانٹ بنانے کی تیاریوں پہ نگرانی کر رہی تھی، ساتھ ہی گاہے بگاہے کونے میں رکھی میز کی جانب بھی دیکھ لیتی، جو آج 1.5 سال بعد ریسٹورانٹ کے مرکزی سیٹنگ ایریا میں موجود تھی۔ وہاں سعدی کے ساتھ ہاشم کی بیوی بیٹھی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ ندرت اس طرف نہیں گئی۔ سعدی نے بتایا تھا کہ فارس کے کیس کے سلسلے میں اسے شہرین سے کوئی کام تھا، تفصیل کو رہنے دیا، اور ندرت نے بھی نہیں پوچھا۔ شہرین باہم ہاتھ پھنسائے وقفے سے شانے جھٹک کر اور ابرو اچکا کر مدھم مدھم بول رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ ہاشم بھائی سے اتنی عاجز ہیں۔ اتنی دیر سے بتا رہی ہوں کس طرح وہ مجھ پر ٹارچر کرتا ہے، شک کرتا ہے، مارتا ہے۔ ابھی تمہیں لگتا ہے مجھے عاجز نہیں آنا چاہیے؟ ناگواری سے چٹک کر بولی۔ سعدی نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ تو اب آپ ان سے انتقام لینا چاہتی ہیں؟ وہ بھی لوں گی، اپنے اوپر کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب لوں گی، لیکن ابھی میں کسی اور کام سے آئی ہوں۔ میں ہاشم بھائی کا دوست ہوں، ان کے خلاف آپ میری مدد لیں گی؟ اتنا اعتبار کیسے ہے مجھ پہ؟ میرے تمام آپشنز میں تم سب سے اوپر بھروسے کے قابل ہوگے۔ مجھے کسی پروفیشنل کو ہائر کیا تو وہ ہاشم کو بتا دے گا یا مجھے بلیک میل کرے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ سے کچھ غلط ہوا ہے۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے شہرین کو دیکھا۔ اس کا رنگ بدلا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے جس میں مجھے ہاشم پھنسا سکتا ہے۔ اب تک تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، اور اندازہ تو سعدی کو ہو ہی رہا تھا۔ اس نے پہلے اتنی لمبی رام کہانی صرف اس لیے سنائی تاکہ وہ جو آگے بتانے جا رہی ہے اس میں وہ خود کو بے قصور لگے۔ خیر وہ سنتا گیا۔ ہماری طلاق کے بعد بچی کی کسٹڈی مجھے چاہیے اور مجھے ہی ملے گی، لیکن اگر ہاشم کو میرے بارے میں کچھ بھی برا معلوم ہوا تو وہ سونی کو مجھ سے چھین لے گا۔ میرے کزن والی بات پرانی ہو گئی اور دب بھی گئی۔ اب ایک اور مسئلہ ہے۔ کہتے کہتے وہ رکی، بالوں میں انگلیاں پھیری، مروڑی۔ آپ سے کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ گلف کلب میں کچھ خواتین کارڈز کھیلتی ہیں۔ آئی سوئر میں ان میں شامل نہیں تھی، میرا مطلب ہے وہ صرف ایک کارڈ گیم تھی، مگر میں نے کافی کچھ لوز کر دیا اس میں۔ اوکے، پھر ان کے پاس کوئی رجسٹر، کوئی کمپیوٹر کارڈ، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے سارا پیسہ بعد میں پورا کر دیا، مگر اس شام کی CCTV فوٹیج ان کے کمپیوٹر میں ہے۔ اگر کلب میں کبھی کسی نے وہ ہاشم کو دے دیں گو، وہ ایسا کرتے تو نہیں، مگر میں رسک نہیں لینا چاہتی۔ ہاشم کو نہیں معلوم میں کتنی بڑی رقم ہار چکی ہوں۔
उसको रकम से फर्क नहीं पड़ता, मगर हाशिम कारदार की बीवी गैम्बलिंग करते हुए दिखाई दे, ये एक स्कैंडल है। उसकी कितनी बदनामी होगी, और कोई भी स्कैंडल मुझे मेरी बच्ची की शक्ल देखने से ताउम्र महरूम कर सकता है। आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम और तुम्हारी बहन इन चीजों में अच्छे हो। क्लब के रिकॉर्ड से उस दिन की फोटो गायब कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। अपनी बहन को ऐसे क्लब में लेकर नहीं जाने वाला मैं, सो मेरी बहन का नाम आइंदा इस मामले में नहीं लेंगी आप, मगर आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। कैसे करोगे? वो मुताजिब हुई। ये मेरा मसला है, आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे हाशिम भाई जैसे शातिर आदमी को धोखा कैसे दे लेती हैं आप? हर शख्स की एक कमजोरी होती है, उसकी भी है। उसे लगता है जिन लोगों से वो मोहब्बत करता है वो उसको कभी धोखा नहीं दे सकते, जैसे उसकी फैमिली, जैसे कभी मैं थी, और जैसे तुम। वो तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करता है, कहता नहीं है, मगर उसे तुम शेरू ही की तरह बहुत प्यारे हो। सादी ने ऊं कहा और सर झटका। शहरीन गहरी सांस भर के पीछे को हो बैठी, चेहरे पर आए बाल पीछे हटाए। और तुम जवाब में क्या लोगे? बताओ। आपको हाशिम भाई से उनके तमाम जुल्म सितम का बदला लेना है ना, तो बस उस वक्त का इंतजार करें जब हम मिलकर ये काम कर सकेंगे। शहरीन ने उलझन से उसे देखा। तुम तो हाशिम के दोस्त हो, ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? वो मुस्कुराते हुए कुर्सी धकेलता उठा। आपके बरक्स मेरे ऑप्शंस में सबसे कम काबिल एतबार आप हैं। शहरीन ने शाने उचकाए। वो सादी की हर बात सुनने पर मजबूर थी। गए थे दम में अपने आप पर उसको देखते ही। वो जो दिल ने हमसे कहे थे पयाम भूल गए। ये सरमा की ऐसी सर्द दोपहर थी जब जरा सी धूप रूह तक को टक्कर बख्शती। ऐसे में वो अदालत की इमारत के गिर्द कोहर के दायरे में धूप छेद कर चोरी छुपे दाखिल हो गई थी, मगर कमरा अदालत के अंदर शक्कू को शुभात ने हनूज सब धुंधला रखा था। जस्टिस सिकंदर बगौर वकील दिफा खिलजी साहब को बोलते सुन रहे थे, जो कटहरे में खड़ी जुमर से सवाल कर रहे थे। सामने हाजिन की चंद कुर्सियां रखी थी, बामुश्किल डेढ़ कतार भर कुर्सियां, जो उस टीवी और फिल्म से यकसर मुख्तलिफ और बसूरत कोर्ट रूम को मजीद बदनुमा दिखा रही थीं। कमरे से बाहर कचहरी में फिरते भांत भांत के लोगों का शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा था, मगर वो सब जुमर को सुन रहे थे। सादी खामोशी से, फारस नागवारी से दोनों साथ साथ बैठे थे। फारस की तेवरी चढ़ी थी, आंखों में जुमर को देखते दबा दबा गुस्सा था। सफेद कुर्ते के कफ कलाई पर मोड़ रखे थे और बाल पोनी में बंधे थे। अलबत्ता सादी बिल्कुल चुपचाप था, रेशम बनने के बाद का नरम मगर बेलचक सा। जुमर भी इतनी ही बेलचक लग रही थी। सफेद लंबी कमीज, ऊपर ब्लैक मिनी कोट, दुपट्टा शानों पर और एतमाद से उठी गर्दन। वो जुमर ही लग रही थी और सिर्फ खिलजी साहब को देख रही थी। आप देख चुकी हैं किस तरह अभी एक एक्सपर्ट विटनेस माहिर गवाह ने यह साबित करके दिखाया है इस रिकॉर्डिंग में मौजूद फारिस गाजी की आवाज असली नहीं है। अल्फाज वही हैं जो मैंने सुने थे। रिकॉर्डिंग के बारे में अदालत दुरुस्त फैसला कर सकती है। हो सकता है रिकॉर्डिंग से असल आवाज निकाल कर जाली डाल दी गई हो, ताकि अदालत में अपनी मर्जी की बात साबित की जा सके। आफ्टर ऑल इस रिकॉर्डिंग का सोर्स गैर तस्दीक शुदा है। जरा से शाने उचकाए। ये फैसला अदालत पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। खलजी साहब ने उसको बेइख्तियार टोका, फिर कटहरे के करीब आए और कहा, क्या आप अब भी अपने बयान पर कायम हैं? जो जितना हुआ, जो मैंने सुना, मैंने कोर्ट और पुलिस को वही बताया। फैसला करना मेरा काम नहीं है। वो बेतासुर और मुतमईन खड़ी थी। और जब आपने सुन लिया था कि एक शख्स आपको कत्ल करने जा रहा है, तो आप भागी क्यों नहीं? वो मेरा स्टूडेंट था, रिश्तेदार भी था। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे मारेगा। मैं उसे खाली धमकी समझी थी, मगर बाद में आपको यकीन आ गया। मुझे 3 गोलियां लगी थी। मेरे सामने एक लड़की कत्ल हुई। क्या यकीन नहीं आना चाहिए था? वो पुरसुकून ठंडे अंदाज में जवाब दे रही थी। यानी आप मानती हैं आपने उस वक्त गोली मारने वाले की बात को
غلط جج کیا اور نہ بھاگ کر غلطی کی۔ بھاگ کر کہاں جاتی؟ سارا ریسٹورینٹ تو اوپن تھا اور اس کے پاس سنائپر گن تھی۔ ایک کارڈر نظر سامنے بیٹھے فارس پہ ڈالی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا چپتی ہوئی نظروں سے، اور واپس خلجی صاحب کو دیکھا۔ اس نے ایسی جگہ منتخب کی جہاں بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خلجی صاحب نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات پر نگاہ ڈالی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زمر صاحبہ، آپ کب سے پروسیکیوٹر ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کے کاغذ اور دماغ دونوں میں تاریخ درج ہوگی۔ بہرحال 3.5 سال سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے جوابات مختصر رکھیے۔ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مجھ سے ڈبلیو کوشچنز نہ پوچھیں، یعنی کہ کیا، کیوں، کب اور کیسے والے سوالات۔ خلجی صاحب نے اثر لیے بنا کاغذات کو پھر سے دیکھا۔ 2 انگلیوں سے کان کی لو مسلتا فارس آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ اپنے جونیئرز میں ایک سخت پروسیکیوٹر کے طور پر مشہور ہیں۔ بالکل، اور کیسا ہونا چاہیے پروسیکیوٹر کو؟ اس نے گردن کڑائی، وہ فارس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ زمر صاحبہ، آپ جانتی ہیں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، قانون کے مطابق ہم فارس غازی کو اینوسینٹ پریزنٹ کہیں گے، مجرم نہیں۔ گو کہ آپ اسے مجرم خیال کرتی ہیں۔ بالکل، سر اس بات میں ہلایا۔ فارس نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ اور زمر، جب آپ کسی کو پروسیکیوٹ کرتی ہیں تو اس کو مجرم گردان کر ہی ایسا کرتی ہیں، درست؟ ثبوت اور شواہد اس کے خلاف ہوں تو ہاں۔ وہ ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا اپنے جوابات کو ہاں یا نہ تک محدود رکھیں۔ یہ سوال پر منحصر ہے۔ خلجی صاحب نے ضبط سے گہری سانس لی، پھر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھایا تھا۔ پچھلے 3.5 سال میں آپ کے پروسیکیوٹ کیے گئے کیسز میں سے قتل کے 16 مقدمات ایسے ہیں جن کے فیصلے آ چکے ہیں۔ جی، اور ان میں سے 7% دفاع کے حق میں ہیں، یعنی کہ 16 دفعہ آپ نے کہا یہ شخص قاتل ہے، 9 دفعہ عدالت نے کہا ہاں یہ قاتل ہے، مگر 7 دفعہ عدالت نے کہا یہ قاتل نہیں ہے۔ 7 دفعہ شواہد اور گواہان اتنی مضبوط تھیں کہ فیصلہ وہ تصحیح کرنا چاہتی تھی، مگر ہاں یا نہیں زمر صاحبہ، قدرے بلند آواز سے یاد دہانی کرائی۔ زمر نے گہری سانس بھری۔ جی ہاں، یعنی کہ 7 دفعہ آپ غلط ثابت ہوئیں، 16 میں سے 7 انگلیوں پر گنا، تقریباً 50% تناسب نکلتا ہے، یعنی آپ نے 7 لوگوں کو پھانسی کی طرف لے جانا چاہا مگر عدالت نے انہیں بے گناہ قرار دے دیا۔ اس تناسب سے آپ جتنے لوگوں کو قصوروار ٹھہراتی ہیں ان میں سے آدھے تو بے گناہ نکلتے ہیں۔ زمر کے ابرو تن گئے اور فارس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ الفاظ کے ہیر پھیر سے کام لے رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، وہ چٹک کر بولی۔ سادی اب اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا، ناگواری سے خلجی صاحب کو دیکھا۔ زمر صاحبہ، کیا یہ درست نہیں کہ آپ پروسیکیوشن آفس میں بیٹھ کر دفاع کی جانب سے کان بالکل بند کر لیتی ہیں اور ایک دفعہ کسی کو مجرم گردان لیتی ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے آخری حد تک جاتی ہیں؟ میں بغیر وجہ یا ثبوت کے کسی کو مجرم نہیں گردانتی، چبا چبا کر سلگتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بولی۔ سامنے کھڑے خلجی صاحب نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ دیکھے۔ کیا یہ درست ہے؟ فارس غازی سے چند روز قبل آپ نے ایک موک ٹرائل میں حصہ لیا تھا، سرکار بنام ہیری پوٹر۔ اور زمر نے بے تہا چونک کر سامنے بیٹھے سادی کو دیکھا۔ اس نے گردن مزید جھکا دی۔ زمر کی آنکھوں میں بے یقینی، صدمہ، دھچکا، ہر شے ابھری۔ جی ہاں، وہ دوبارہ خلجی صاحب کی جانب مڑی تو جیسے ڈھیروں غصے کو ضبط کر رہی تھی۔ اس میں آپ نے ہیری پوٹر کو سیڈرک ڈیگوری کا قاتل ثابت کروایا، کیا یہ درست ہے؟ وہ ایک موک ٹرائل تھا۔ گلابی پڑتی آنکھوں سے وہ غرائی تھی، مگر وہ اثر لیے بنا کاغذات کو پڑھ رہے تھے۔ جبکہ ہیری پوٹر کے 4تھے حصے میں درج ہے اس واقعے کی تفصیلات۔
यानी हैरी पॉटर कातिल नहीं था, वो एक मॉक ट्रायल था। सख्ती से कटहरे का जंगला पकड़े वो जब्त करने की कोशिश कर रही थी। जुमर, मेरा आखिरी सवाल। कागज से नजरें उठाकर उन्होंने सादगी से पूछा, क्या हैरी को प्रोसिक्यूट करने से कबल आपने वो चौथा हिस्सा पढ़ा था? वो एक मॉक ट्रायल था खिलजी साहब। उसकी आवाज कांपी। उस चौथे हिस्से के मुताबिक हैरी बेगुनाह था या गुनाहगार? और फारस बेचैनी से सादी की तरफ झुका। यार वकील को मना करो, उसके साथ यूं ना करे, वो एक औरत है। सादी ने निगाह उठाकर उसे देखा। इतनी हमदर्दी थी तो गोली क्यों मारी? फारस ने जवाबन गुस्से से उसे घूरा। क्या नहीं मारी थी? तो अगर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है तो करने दे। और फिर से कदमों में देखने लगा। वो तुम्हारी फुप्पो हैं, उसने गोया मलामत की, और मुझसे ज्यादा मजबूत हैं, सह लेंगी। और खिलजी साहब कह रहे थे, मैं आपसे एक सादा सी बात पूछ रहा हूँ। हैरी पॉटर की चौथी किताब के तहत हैरी पॉटर जिसको आपने सजा दिलवाई थी, गुनाहगार था या बेगुनाह? लब खींचे जुमर ने सुर्ख होती आंखें खिलजी साहब पर जमाई। चंद लम्हे मुंतजर से खामोशी छाई रही। बेगुनाह, एक लफ्ज बोला। जज ने कलम से कागज पर कुछ नोट किया। खिलजी साहब दैट्स ऑल कहते पीछे को हटे, मगर वो इससे पहले पर्स कांधे पर डालती नीचे उतर आई। सादी के करीब से गुजरने लगी तो उसने सर उठाकर देखा। जुमर ने मलामती काटदार नजरें उस पर डाली और आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वो कमरा अदालत से बाहर थी। कोई उसे रोक कर दिखाए तो उसकी मार हुए, उसने सोचा। राहदारी में चलते हुए उसका चेहरा एहसास से तौहीन से सुर्ख पड़ रहा था। वो बार बार कनपटी मसलती, सर दर्द से फट रहा था। वापस अपने ऑफिस आई और अंदर जो भी बैठा था उसको बाहर जाओ फौरन कहकर भेजा और कुर्सी पर गिर सी गई। आंखें गुलाबी पड़ रही थीं, सर दर्द अलग। पता नहीं कितनी देर वो इधर बैठी रही, फिर पर्स और चाबियां उठाकर बाहर निकली। राहदारी में अभी आगे आई ही थी कि सामने से दो अहलकार हथकड़ी लगे फारस को लेकर आ रहे थे। उसके हाथों से बंधी जंजीरें सिपाहियों के हाथों से जुड़ी थी। समात खत्म हो चुकी थी। उसे करीब आता देखकर वो रुका, गर्दन तिरछी करके सिपाही को देखा। नजर इस्लाम, तुम्हारी बीवी का नाम नुकसाना है, 4 बच्चे हैं तुम्हारे, सेटल आउट टाउन के पास घर है तुम्हारा। अगर तुमने मुझे प्रोसिक्यूटर से बात करने से रोका तो याद रखना, जिस दिन छूटूंगा सबसे पहले तुम्हारे घर जाऊंगा। एक काटदार नजर अहलकार पर डाली जो बेबसी से खुश्क जबान लबों पर फेर रहा था। वो चलती हुई करीब आ रही थी। उसे देखा तो रुख फेर कर निकलने लगी। मगर आपने कहा आप मेरे साथ खड़ी होंगी, मेरी वकील बनेंगी। जुमर रुकी, चौंक कर उसे देखा। वो वक्त राहदारी में हथकड़ियों में खड़ा बहुत जब्त से उसे देखते हुए कह रहा था, उस रिकॉर्डिंग में आपने कहा आप मेरा साथ देंगी, हालांकि आपको बताया जा रहा था कि मैंने वारिस को मारा है। वो चंद कदम मजीद करीब आया। दोनों अहलकार साथ खींचते आए। राहदारी में से गुजरते लोग रुक कर देखने लगे। तुमर लब नीचे खड़ी उसे देखती रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांस तेज हो रही थी। वो 2 कदम मजीद आगे आया। इन्हीं खुद से भरी आंखों से उसे देखते हुए बोला, भाई को मारा तो खैर थी, बात सुनने को तैयार थी आप, मगर आपको मारा तो असूल बदल गए। हाँ। वो चुपती हुई नजरों से उसे देखी गई। पहलू में गिरे हाथ से पर्स को दूर से भींचा। जब्त सा जब्त था। आपने कहा, इधर कटहरे में हथकड़ी वाले हाथ से कमरा अदालत की तरफ इशारा किया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। सच कहा, मगर आप कोई नहीं थी, आप जुमर थी। उंगली उठाकर पीछे हटते उसने गुस्से और दर्द से भरी आंखों से उसे देखा। आपसे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे सुनेंगी, मगर आपने सबसे पहले मेरी उम्मीद तोड़ी। और वो पीछे हटता गया। मैं बेगुनाह था मैडम जुमर, मैं बेगुनाह था। गुस्से की जगह उन आंखों में दुख भर आया और वो पीछे हट गया, यहाँ तक कि वो लोग उसे लिए मुड़ गए। मगर उसकी आंखें वो हर जगह नक्श थीं। जुमर ने इधर उधर देखा। हर एक को उसे देखते शख्स के ऊपर वही आंखें चित पर महसूस हुई।
वो तेज तेज चलती दूसरी समत बढ़ने लगी। उसका सांस अब भी बेतरतीब था और आंखों का गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। घर आकर उसने अब्बा, सदाकत, किसी से कोई बात नहीं की, खाना भी नहीं खाया, कमरे में बंद हो गई। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे भी नहीं गई, बस बिस्तर पर चित लेटी छत को देखती रही। फिर शाम ढले स्टडी टेबल पर आ बैठी, कुछ फाइल्स को पढ़ती रही। रात देर तक उसके कमरे का यही मंजर रहा। कब सर फाइल पर रखे वो सो गई, उसे पता भी नहीं चला।